अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सुराब बरकत आपसे मुखातिब है। बड़ा स्पेशल इंटरव्यू है। बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। समी दीन बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? आप खैरियत से ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप ठीक हैं? सीमी साहब, आपकी गिरफ्तारी भी होती है और जाहिर है ये लाशों से एक मामला शुरू हुआ है। वहां पर वीडियोस भी आई हैं कि कब्रिस्तान में लाशें दफनाई गई हैं। इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर क्या हालात हैं? जी देखिए, इस वक्त बीवाईसी की जो लीडरशिप है और इसके साथ साथ इसमें सैकड़ों कारकुनान हैं और आम लोग हैं, वो इस वक्त मुख्तलिफ क्वेटा में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जगहों में, मुख्तलिफ स्टेशनों में बंद हैं और मुख्तलिफ जेलों में, जिसमें बीवाईसी के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग बलोच और शाजी बलोच, बीबो बलोच, बीबक बलोच जो है वो उद्दा जेल समेत मुख्तलिफ स्टेशनों में, मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त उनको कैद किया गया है। और पूरी बीवाईसी की लीडरशिप पे एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है और उसके बाद फिर बलूचिस्तान में एक नई शोरिश आई और पूरे बलूचिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हुए हैं, जिसमें डॉक्टर मारंग बलोच समेत दीगर जो बलूच यकजहती कमेटी के लीडरशिप और कारकुनान हैं, उनकी बाजियाबी के हवाले से मुतालबे किए गए। और पूरे ईद के दिन पूरे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जगहों में हजारों की तादाद में लोग निकले, उन्होंने इन की रिहाई का मुतालबा किया। और इस वक्त जो है बलूचिस्तान में बीएमपी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से सरदार अख्तर मेंगल की रहनुमाई में जो एक लॉन्ग मार्च बड से निकल के क्वेटा की तरफ जाने वाली थी और उसको रास्ते में रोका गया, जो कि कई दिनों तक जो है मस्तुम में वहां पे उनको रोका गया, रास्ते बंद किए गए, उनको उनके ऊपर क्रैकडाउन का सामना रहा। और आज के दिन जो है सरदार अख्तर मेंगल साहब की जानिब से, जो कि अपने एहतजाज को, अपने इस लॉन्ग मार्च को क्वेटा की तरफ लेके जाने वाले हैं, लेकिन अभी भी इतलात के मुताबिक उनको मुख्तलिफ क्रैकडाउन का सामना है, उनके साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस वक्त बलूचिस्तान पूरी तरह से जितने भी वहाँ पे सियासी पार्टियां हैं, जो जितने भी सियासी तंजीमें हैं, जो बलूच यकजहती कमेटी की लीडरशिप के साथ या जो इस रियासती जबर के खिलाफ खड़े हैं, इस जद्दोजहद में शामिल है, उनको मुख्तलिफ तरीकों से बदतरीन तशद्दुद और मुख्तलिफ तरीकों से क्रैकडाउन का सामना है। सिमी साहब, इब्राहिम मेहरबानी ये बताएं कि बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के कितने लोग हैं जो कि गिरफ्तार है और इनमें खवातीन कितनी हैं? जी, इनमें अभी तक दो खवातीन हैं, जिनमें डॉक्टर महरंग बलोच जो कि बलोच यकजहती कमेटी के ऑर्गेनाइजर हैं, और इनके साथ साथ बीबो बलोच जो कि बलोच यकजहती कमेटी के मेंबर हैं। उन समेत फिर हमारी जो है सेंट्रल कमेटी के रुकन बीबक बलोच और सबतुल्ला शाजी बलोच भी इस वक्त कैद किए गए हैं। और इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में, 60 के करीब बलोच यकजहती कमेटी के कारकुन हैं, और इसके अलावा आम लोगों में, जिनमें सिविलियंस शामिल हैं, वो भी गिरफ्तार हैं। सिमी साहब, ये बताएं कि आपकी मैं एक वीडियो देख रहा था जब आपको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया और बाद में जाहिर आपकी रिहाई भी हुई है। आपने कहा कि मुझे अदालत के अहाते से गिरफ्तार नहीं किया गया चूंकि ये बाहर गिरफ्तारी डालकर मुझे कायद करना चाहते हैं। आपने कहा आप बेशर्म हैं, आप मुनाफिक हैं। ये किससे मुखातिब थे आप? जी देखिए, ये उन लोगों को मैंने मुखातिब करते हुए कहा जिनमें इतनी बेखला की जरूरत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो एक आम जो कि एक लड़की जो अदालत में खड़े होकर अपनी गिरफ्तारी दे रही है, वो कह रही है कि आप अदालत में खड़े होकर मुझे गिरफ्तार करें, लेकिन इसके बावजूद जहाँ पे मेरी गिरफ्तारी नामा आती है और उसमें हम देखते हैं कि मुझे जो है इसमें ये डाला गया था कि मैं कहीं पे भाग रही थी, किसी सड़क के किनारे से मुझे जबरदस्ती इन्होंने पकड़ा और एब्सकॉन्डर और मुख्तलिफ उनमें दफात लगाए जा रहे थे। तो बेसिकली इन मसला ये है कि हमने हर बार ना कानून को हाथ में लिया है, ना आइन को हाथ में लिया है। हमने हर दफा हमारी इवन जिस दिन 24 मार्च को जब मुझे कराची प्रेस क्लब के सामने से, हालांकि मैं उस एहतजाज में शामिल भी नहीं थी, मुझे वहां से उठाया गया और जबरदस्ती मुझे घसीटा गया, मारा गया, हमारे कपड़े तक फाड़ दिए गए, और पूरी सोशल मीडिया में वो फुटेज सबके सामने है कि किस तरीके से कराची पुलिस, सिंध पुलिस ने, और साथ में जो उनमें जो है सिविल कपड़ों में मलबूस शख्स थे, जिस तरीके से उन्होंने खवातीन पर तशद्दुद किया और हमारे ऊपर जिस तरीके का बेरहमाना और जालिमाना तशद्दुद किया, वो पूरे मीडिया में भी नुमाया था। तो हमें गिरफ्तार करके पहले तो उन्होंने स्टेशन में रखा, जो है 18 घंटे तक उन्होंने हमें स्टेशन में रखा। यहाँ पर वो उन्होंने 144 की खिलाफ वर्जी के खिलाफ मेरे ऊपर केसेस बनाए, जिसके हवाले से मेरे वकील ने इस केस को चैलेंज किया और अगले दिन मुझे कोर्ट में पेश किया जाने वाले थे। और यहाँ पर जब मैं मेरी रिमांड हुई और अदालत में जब पेश हुई और इस केस में जब मुझे बरी किया गया, रिहाई मिली, तो इस दौरान वो लोग जो ये समझ रहे थे कि हमने इनको अंदर तो डाला, लेकिन ये अदालत की वजह से ये अभी मजीद जो है ये रिहा हो रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही एक
यूजलेस हथकंडे इस्तेमाल करके अदालत के अंदर खड़े होते हुए उन्होंने मेरे खिलाफ 3 MPO, जो उस दौरान वो उनके पास वो ऑर्डर भी नहीं मौजूद था 3 MPO का, वो सिर्फ जबानी कलामी कह रहे थे कि आपके खिलाफ 3 MPO लगी हुई है और हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथी, जिसमें वकला भी मौजूद थे, बार कौंसिल कराची भी मौजूद थी। उन्होंने काफी ज्यादा रजिस्ट किया कि आप हमें ये ऑर्डर तो दिखाएं जहाँ पे इनके खिलाफ जो है MPO लगी है। इसके बावजूद पहले उनके पास ये ऑर्डर मौजूद ही नहीं था। तो 2 घंटे बाद उन्होंने जब वो ऑर्डर नामा लेके आए तो उसमें ये चीज जाहिर थी, नुमाया था कि वो मुझे अदालत के अंदर से नहीं बल्कि बाहर किसी सड़क से जहाँ पे मैं भाग रही थी, और उन्होंने मुझे और कुछ मेरे साथियों को इकट्ठा उन्होंने गिरफ्तार किया। तो बेसिकली इस बात से ये वाजे हो रही थी कि हम इस चीज को साबित कर रहे थे कि बहैसियत एक शहरी, बहैसियत पुरअमन शहरी, हमने हर दफा पुरअमन तरीके से एहतजाज किया है, और हमारी गिरफ्तारी से लेकर हमें जो है अदालत में बरी करने तक, और उसके बाद दोबारा जब मेरी गिरफ्तारी हुई उस दौरान भी मैं अदालत में खड़े होकर मैं उन पुलिस वालों को और वो जो इंटेलिजेंस के लोग थे, मैं उनको ये कह रही थी कि मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बावजूद वो मेरी गिरफ्तारी अदालत के अंदर जाहिर ही नहीं कर रहे थे। तो इस बात से ये खदशा जाहिर हो रही थी कि वो मुझे किसी जेल में नहीं डालेंगे, बल्कि वो मुझे डिसअपियर करेंगे, जो इससे पहले भी इस तरह के वाकयात हुए हैं। तो इस वजह से मैं काफी ज्यादा एक क्योस का माहौल था, और बार बार मुख्तलिफ तरीकों से जैसे वो ये समझ रहे थे कि हमें ना कानून का इल्म है ना आइन का इल्म है, और हमारे जो वकला हैं बिल्कुल वो उनकी कंपेटिबिलिटी को चैलेंज कर रहे थे ये इस तरह के जो है हथकंडों से कि वो मेरे साथ सैकड़ों की तादाद में वकील खड़े हैं, इसके बावजूद वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मुझे कहीं बाहर से गिरफ्तार कर रहे थे। तो ये कोई इखलाकी तरीके से इसको देखा जाए या कानूनी और आईनी या बहसियती इस मुल्क के इदारों की, ये किसी तरीके से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जिस तरीके से वो मुझे गिरफ्तार कर रहे थे, और जिस हथकंडों के जरिए जिस तरह एक साजिशी इकदाम करा के वो मुझे गिरफ्तार कर रहे थे, ये किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं था। समी साहब, आप बुनियादी मसला क्या है? और खास तौर पर अब जो बलूचिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि एक अनरेस्ट है, एक बेचैनी वहां पर नजर आ रही है। फिर वो जो लाशों का मामला था, आपका क्या ख्याल है कि ये कौन सी लाशें थी जो सरकारी गाड़ियों में लाई गई, उन्हें रात की तारीकी में दफनाया गया, वहां पर ताबूत के टोटे भी पड़े हुए थे? तो ये मसला क्या है? और वो लाशें आपकी सोच के मुताबिक आप लोगों ने जो एहतजाज किया वो किसकी थी? जी देखिए, बेसिकली बलूच यकजहती कमेटी का मुतालिबा ही यही था कि ये किसकी लाशें थी, आपने रात के अंधेरे में ये किसकी लाशें दफनाई, ये ताबूतों में डाल के बगैर किसी फैमिली को इन्फॉर्म करके आपने जो लाशें दफनाई हैं, बैसियत इंसान बैसियत शहरी, आप हमें सिर्फ ये बता दें कि ये लाशें किसकी हैं। और ये मसला यहाँ तक नहीं है, जो जाफर एक्सप्रेस वे का वाकया हुआ था उसके बाद रियासत की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा था कि ये उन लोगों की हैं जिन्होंने ये जो है अटैक किया था जाफर एक्सप्रेस वे पे। लेकिन हम चूंकि बलूचिस्तान में रह रहे हैं, हम वहाँ पे, हमें ग्राउंड रियलिटीज का अंदाजा है, और हमें बहुत सी चीजों का अंदेशा भी है, खदशा भी है कि क्योंकि माजी में जब भी इस तरह के बड़े हमले या वाकयात हुए उनमें हमेशा उसके बाद जो पहले से स्टेट की कस्टडी में थे, जो जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद थे, उनको मार कर उनको फेक एनकाउंटर में कत्ल कर दिया जाता था, और ये क्लेम किया जाता था कि ये दहशतगर्द थे तो इनको मार दिया जाता है। तो बेसिकली ये मामला खुद एक इंतहाई तशवीशनाक और एक कॉम्प्लेक्स मामला है, तो इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ ये एक बयानिया जो बनाया गया है कि ये जो जाफर एक्सप्रेस वे में जिन लोगों ने जो हमला किया था ये सिर्फ उनकी लाशें, और बलोच यकजहती कमेटी ने उन लाशों को लेने के लिए ये एहतजाज किया, इसमें जो पीछे की जो एक बैकग्राउंड है उसको समझने की जरूरत है कि बलूचिस्तान में जो लाशों का मामला है वो है क्या। ये मामला है कि हर बार जब भी इस तरह के बड़े बड़े वाकयात होते हैं तो बलूचिस्तान में दर्जनों की तादाद में हमें उन लोगों की लाशें मिलती हैं जो पहले से जबरी तौर पर लापता हैं। उनमें इस तरह के कई वाकयात हैं जिनको मैं ये साबित कर सकती हूँ। हमारे पास जुनैरा कयूम, जो कि एक 12 साली छोटी बच्ची है, जो कि अपने वालिद की बाजियाबी के लिए एहतजाज कर रही थी, जो कि सड़कों पर थी, और ये 2023 का मामला है जब वो बच्ची सड़कों पर अपनी वालिद की बाजियाबी के हवाले से एहतजाज कर रही थी, और उनको बाद में 2 साल बाद इस बात का पता लगा कि उसके वालिद को 2 साल पहले जिस दश्त कब्रिस्तान में अभी ये लाशें दफनाई गई हैं, उसी दश्त कब्रिस्तान में इसके वालिद को 2 साल पहले दफनाया गया है। तो ये बच्ची जो अपने वालिद की वापसी सलामती की आस लगाए बैठी हुई थी, ये बच्ची जो अपनी वालिद की बाजियाबी का मुतालबा कर रही थी, इसके वालिद को 2 साल पहले दश्त कब्रिस्तान में जाली मुकाबले में मारकर कत्ल कर दिया गया था, जो कि रियासत की कस्टडी में थी, जिनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया था। तो बेसिकली ये जो
चीजें लिंक हैं, इनको समझने की जरूरत है। ये जो पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो बलूचिस्तान में लाशों के सिलसिले के जो सिलसिला है, और इसके हवाले से जो मिसिंग पर्सन के फैमिलीज को जो तशवीश है, इस हवाले से इस चीज को भी देखने की जरूरत है कि जो लाशें बलूचिस्तान में मिलती हैं आज तक, बलूचिस्तान में जब भी जो है लाशें मिली हैं, हर बार हमने हुकूमत से ये मुतालबा किया है। 2012 में इसके हवाले से कमेटियां बनाई गई हैं कि जो भी लाश आती है उसको किसी भी तरीके से डीएनए टेस्ट करके उसकी फैमिली को बता दिया जाता है कि ये किसकी लाश है। बाकायदा इसके हवाले से कानूनी कार्रवाइयां हुई हैं, कमेटियां बनाई गई हैं, लेकिन फिर इसको जो है ये इनएक्टिव हो गया। और हमने देखा कि 2019 में, 2022 में, 2024 में मुख्तलिफ दौरानिया में मिसिंग पर्सन की लाशें मिली हैं। तो ये बेसिकली जो लाशों का वाकया है, ये सिर्फ इन बेसिस पे था कि अगर ये वो लोग हैं जिन्होंने जाफर एक्सप्रेसवे पे हमला किया है, आया ये उनकी लाशें हैं या ये उन लोगों की लाशें हैं जो हर बार जबरी तौर पर लापता अफराद के लाशें, उनको जाली मुकाबलों में मार दिया जाता है और उनकी लाशें सड़कों पर फेंक दिया अच्छा जाता है। लिहाजा आप सिर्फ हमें ये बता जी दें जी कि ये लाशें हैं किसकी। सिमी बलोच साहब, आप इसके ऊपर डीजी आईएसपीआर साहब का एक मौक़िफ़ था, मैं वो आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कहा कि कमीशन मौजूद है, वहां पर आप बंदे बताएं, इतने ज्यादा बंदे जो मिसिंग थे, वो उनके बारे में बहुत सारी और भी हकायत उन्होंने बताए। लेकिन ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ साफी, कुछ हुकूमत के लोग बाकायदा से ये बातचीत भी कर रहे हैं कि आप हो गई, डॉक्टर मानन बलोच हो गई, आप लोग असल में बीएलए के सिंपैथाइजर्स हैं, आप उनके साथ हमदर्दी रखते हैं, और बीएलए ये क्लेम करती है कि उन्होंने मुल्क को तोड़ देना है, उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ देना है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जो ये क्लेम किया जाता है कि आप बीएलए के सिंपैथाइजर्स हैं, और जो जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई है उस चीज को आपने कंडेम भी नहीं किया? देखें, जहां तक कंडेमनेशन की बात है, ये पहली दफा नहीं है। जो मूसा खेल वाला वाकया हुआ था, इस पे बलोच यकजहती कमेटी के ऑर्गेनाइजर और बलोच यकजहती कमेटी का पूरा बयानिया सामने रखा गया कि वो बलोच यकजहती कमेटी किसी भी किस्म की वायलेंस को सपोर्ट नहीं करती है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या मुल्क के किसी भी कोने में हो। वो बलोच यकजहती कमेटी का मौके पीसफुल है, और वो एक पीसफुल तरीके से बलूचिस्तान के राइट्स, बलूचिस्तान के लोगों के राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो ये वाकया ये नहीं है, हमने बारहा मजम्मत किया है। और हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि बीवाईसी पर इस वक्त सिर्फ इस वजह से क्रैकडाउन किया जा रहा है कि उन्होंने इस वाकये के खिलाफ मजम्मत नहीं किया है। मैं आपको ऐसे कई जो है रिकॉर्ड्स दिखा सकती हूँ, मैं कई ट्वीट्स, कई स्टेटमेंट्स, कई वीडियोस में आपको दिखा सकती हूँ जिसमें हमने बारहा ये वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हम इस तरह के पुरतशद्दुद वाकयात के खिलाफ हैं, हम पीसफुल लोग हैं, हम बलूचिस्तान में अमन की खातिर, हम बलूचिस्तान के लोगों की राइट्स के हवाले से लड़ रहे हैं। और जहां तक इस तरह के इल्जामात की बात है, वो मैं समझती हूँ कि इल्जामात की हद तक तो इस वक्त पूरी एक प्रोपेगेंडा वॉर जारी है, एक जो है नरेटिव की एक जंग जारी है, और इसमें सिर्फ ये कोशिश की जा रही है कि कौन इस जंग में जीतती है। तो लिहाजा सिर्फ इल्जामात से या सिर्फ प्रोपेगेंडे से नहीं है। अगर बीवाईसी के हवाले से इस तरह की चीजें हैं तो आप सामने लाए ना, आप सिर्फ इस तरह के नरेटिव के हवाले से बलूच आप इस बात को साबित करें कि किसी भी जगह पे बीवाईसी के आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, बीवाईसी का मौकिफ देखें, बीवाईसी किस वजह से बना है। वो पॉलिटिकल गैप जो बलूचिस्तान के लोगों में एक जिसकी वजह से महरूमी आई है, बलूच यकजहती कमेटी का मौकिफ रहा है कि वो इस उस पॉलिटिकल गैप को फिल करे और उन बेबस लोगों की आवाज बने जिनकी आवाज दबाई गई है। बलूच यकजहती कमेटी आज अगर बलूचिस्तान में हजारों लोग बलूच यकजहती कमेटी के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने उस मौकिफ को देखा है कि बलूच यकजहती कमेटी उनके बेसिक राइट्स के लिए खड़ी है। बलूच यकजहती कमेटी उनकी जो है जो डिमांड्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, वो उनके खिलाफ खड़ी है, और वो किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज या निगोसिएशन पर तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो कोई भी निगोसिएशन वो बलोच अवाम के हक में या हिमायत में ना हो, तो वो किसी किस्म की इस तरह की चीज में शामिल नहीं होती। यही वजह है कि इस वक्त बीवाईसी अच्छा को ये क्रैकडाउन का सामना है। अच्छा सिमी साहब, क्या आप हो गई, डॉक्टर मारंग बलोच हो गई, क्या आप लोग पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप पार्लियामेंट तक पहुंचना चाहते हैं? एक जो नेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं? जी देखिए, जब पार्लिमानी सियासत में वो जो इस वक्त भी पार्लिमानी सियासत का हिस्सा हैं, अगर वो लोग भी ये कहेंगे कि वो पार्लियामेंट में जाके वो बाइख्तियार हैं, या जब भी हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि पार्लियामेंट में वाकई में अवाम की और लोगों की, जो पार्लियामेंट के लोग हैं उनको इख्तियार हासिल है और वो अपने लोगों की हकूक़ के लिए बात कर सकते हैं, उन इश्यूज़ को वो एक्नॉलेज कर सकते हैं, उन लोगों के लिए जो कि उनका मौक़िफ़ है, जो अपने लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं, उनको किसी तरीके से रिलीफ दे सकते हैं, तो हम ज़रूर आएंगे। लेकिन अभी तक हमारा किसी किस्म का एतबार पार्लियामेंट सियासत पे नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमने खुद देखा है कि पार्लियामेंट में बैठे लोगों ने कहा है कि वो बेख्तियार हैं और उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। तो लिहाजा अगर वहां पे जाते हुए भी आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी, तो आप उस चीज का हिस्सा क्यों बनेंगे?
अच्छा समी साहब, एक और कुछ सोच बदली है या एक नैरेटिव बयानिया बदला है, जहां पर पंजाब आपके साथ खड़ा हो रहा है। पंजाब से बड़ी बड़ी आवाजें आप लोगों के हक के हवाले से उठ रही हैं। मैं देख रहा था पंजाब की बहुत सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज भी आपके साथ खड़ी हो रही हैं। फिर इमरान खान साहब जो बड़ी पॉपुलर पार्टी को लीड करते हैं, उन्होंने भी अडयाला जेल से होकर कहा कि डॉक्टर मारन बलोच और आप सबके साथ, आप सबको मिलाया जाए, अपने साथ शामिल किया जाए। इमरान खान की जो ये स्टेटमेंट है और जो पंजाब के अंदर एक बलूचिस्तान के हकूक के हवाले से आवाज उठ रही है, इस पर आपकी क्या राय है? जी देखिए, मैं इसको एक बहुत ही मुस्बत इकदाम समझती हूँ। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो हम सबको, जितने भी अकवाम यहाँ पर हैं, हमने बारहा ये चीज़ भी कहा है कि पंजाब के भी अकवाम, या केपीके के, या कश्मीर के, या गिलगित के, या चाहे वो सिंध के लोग हो, जो भी मजलूम अकवाम हैं, जो भी अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और हमने हमेशा उनको भी आवाज दिया है कि वो इस जंग में हमारे साथ खड़े हों, हमारे साथ आवाज बने। जो मजलूम अकवाम हैं वो अगर एक साथ खड़े होंगे तो मैं समझती हूँ इस मुल्क में वो सूरत हाल वापस आ सकती है, वो चीजें वापस बहाल हो सकती हैं, जिनके लिए अभी भी बड़ी बड़ी तहरीकें जारी हैं। और मैं समझती हूँ हम सब का मौक़िफ़ ये है कि हम अपने लोगों की हकूक के लिए आवाज उठाएं, और हम अपने लोगों के हकूक को उनको दे दें जो वो डिजर्व करते हैं, जो जिनके वो मुस्तहक हैं। तो इसमें हम उन लोगों को, तमाम अकवाम की हमें आवाज की जरूरत है, और हम उनके साथ खड़े हैं, और हम ये तवक्को करते हैं कि वो हमारे साथ खड़े हों। अब ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। तो इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान के अंदर एक यानी सिक्योरिटी सोल्यूशन नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, एक गुफ्तगू होनी चाहिए, एक बैठकर बातचीत होनी चाहिए। कौन सा राइट बंदा है या कौन शख्सियत है, रियासत का कौन सा नुमाइंदा हो, जिसके साथ बैठकर आप लोग समझेंगे कि अपने कंसर्न्स को, अपने हुकूक को डिस्कस करने से आपको कोई इत्मीनान मिलेगा, सुकून मिलेगा, ये बेचैनी खत्म होगी? जी देखिए, जहाँ तक ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं नहीं समझती कि मैं इस सवाल का जवाब दे सकती हूँ। मुझे लगता है कि ये रियासत इस बात का, और ये हुकूमत इस बात का जवाब बेहतर दे सकती है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से, मैं गुज़िश्ता 16 सालों से अपने वालिद की जबरी गुमशुदगी के बाद मैंने मुख्तलिफ तरीकों से पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। हमने क्वेटा से कराची और कराची से इस्लामाबाद तक पैदल लॉन्ग मार्च किया है। मैं नवाज शरीफ से मेरी मुलाकातें हुई है, मरियम नवाज से मुलाकात किया है मैंने, जो उस वक्त के दौरे हुकूमत के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, मैं उनसे मिली हूँ। तो हम जो है, जो सबसे बड़ा पावरफुल जो पोजीशन है, हम वहां पे बैठे लोगों के साथ हम बैठे हैं। हमने इन मसाइल पे बात करने की, इन मसाइल को हल करने के हवाले से हमने उनको अप्रोच किया है, लेकिन हमें उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो मैं समझती हूँ हमने हुकूमत के टॉप लेवल के लोगों तक हम पहुंचे हैं, हमने बात किया है, हम अपने कंसर्न्स को, हम अपने ग्रीवेंसेस को उनके पास लेके चले हैं, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो मैं समझती हूँ कि इस बात का फैसला भी वो रियासत करे जो ये समझती है वाकई कि बलूचिस्तान का हल उस शख्स के हाथ में है। क्योंकि हम हुकूमती लोगों से लेकर बलूचिस्तान के जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, उनसे लेकर हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और MNAs MPs जो टॉप लेवल के लोग हैं, उन तक हमने अपनी दर्द की सुनवाई के लिए पहुंचे हैं। तो इस वक्त इस चीज को, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब वो इदारे या हुकूमत खुद बेहतर दे सकती है कि बलूचिस्तान के इश्यूज को किस तरीके से एक्नॉलेज किया जा सकता है, इन ग्रीवेंसेस को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। सिमी साहब, आप चलिए आखिरी दो सवाल हैं आपसे। दो तीन चीजें प्राइम मेहरबानी बता दें। एक तो हमें पता है मिसिंग पर्सन का एक बड़ा सीरियस कंसर्न है, सीरियस मामला है, लेकिन कौन सी और दो तीन चीजें हैं जो आप समझती हैं कि ये बलूचिस्तान को फौरी तौर पर मिलनी चाहिए, इससे चीजें ठीक होंगी? और फिर साथ साथ ये बताएं कि अख्तर मैंगल साहब जो बार बार ये बातचीत कर रहे हैं, दो तीन दफा ये कह चुके हैं कि रियासत की रिट खत्म हो चुकी है बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान इनके हाथों से निकल गया है। इस स्टेटमेंट जो अख्तर मैंगल साहब के, इस पर कमेंट कीजिएगा। जी देखिए, इस वक्त बलूचिस्तान के हालात जिस नहज पे जा रही हैं, या रियासत की जो पॉलिसीज हैं, इस बात में ये रियासत को भी एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि रियासत की बहुत सी ऐसी गलत पॉलिसियों की वजह से आज बलूचिस्तान के हालात अगर इस नहज पर पहुंचे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल उन गलत पॉलिसियों का है, जिनमें कभी वहाँ के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को जो है इख्तियार नहीं दिया गया कि वो अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें। या स्पेशली हम पहले दिन से ये बात करते हुए आ रहे हैं कि बलूचिस्तान में रूल ऑफ लॉ की जरूरत है, बलूचिस्तान में अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। बलूचिस्तान में आपने कुछ लोगों को बंदूक हाथ में थमाया है कि आप किसी को उठाएं, किसी को मारें, किसी को गायब करें, कोई आपसे पूछेगा नहीं। और फिर वो लोग जो इस नाइंसाफियों के खिलाफ खड़े होते हैं, उनको भी हम खामोश करा देते हैं, उनके एहतजाजों पर हम क्रैकडाउन करते हैं, हम उनको गिरफ्तार करते हैं। तो जो एक मेन चीज है जिसकी वजह से, जो मैं समझती हूँ,
وہ ये है कि इस वक्त अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, इस वक्त रूल ऑफ लॉ की जरूरत है। अगर वो रूल ऑफ लॉ जो मेरी एक दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर वो उसको अमल में लाया जा सकता है, तो वो कोई भी शख्स जो दिन दहाड़े लोगों को टारगेट किलिंग के जरिए मार दिया जाता है, लोगों को फोर्सफुली डिसअपियर किया जाता है, एक्स्ट्रा जुडिशियली किलिंग्स हो रही हैं या आर्बिट्री डिटेंशन हो रही हैं, इसके खिलाफ कानून को सामने आना चाहिए और कानून को अमल में लाया जाना चाहिए। और ये मैं समझती हूँ सबसे जो बेहतरीन इस वक्त बलूचिस्तान में जो एक अनरेस्ट है, जो जिसकी वजह से सिर्फ चंद लोगों को ताकत दी गई है कि आप बलूचिस्तान के मामले को डंडे से हल करें, बंदूक से हल करें, तो मैं समझती हूँ ये मसला इस तरीके से हल नहीं होगा। ये बलूचिस्तान का मसला सियासी मसला है। बलूचिस्तान के मसले को आप मिलिट्री अप्रोच के जरिए से हल नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के मसले को आप लोगों को जेलों में डालकर उनकी आवाजें दबाने से, आप उनकी आवाजें कैद करने से आप बलूचिस्तान के मसले को जो है आप हल नहीं कर सकते। अब बल्कि इस चीज से मजीद शोरिश पैदा होगी, बल्कि इस चीज में मजीद नफरतें पैदा होंगी। इसमें बलूचिस्तान के हालात जो आज इस नहज पर हैं कि बात हो सकती है, आज भी लोग बलूचिस्तान में बात करने के लिए तैयार हैं, आज भी बलूचिस्तान में लोग बार बार ये कह रहे हैं कि आप आए हमारे मामला सुने। तो मैं समझती हूँ इस वक्त भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की जरूरत है। अगर बलूचिस्तान के हालात को मजीद आग की तरफ लेके जाया जाता है तो कल ये अपॉर्चुनिटी रियासत के हाथ में ना निकले कि आज वो लोग जो ग्राउंड लेवल पे जो अपने पीसफुल राइट्स के लिए, जो पीसफुली अपने बेसिक राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, आप उनकी बात सुने। जो 12 कहते हैं कि हमारी बात जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो नहीं सुनते, तो जो लोग ग्राउंड लेवल पे आपसे बात करना चाहते हैं आप उनकी बात सुने, आप उनके ग्रीवेंसेस को सुने, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके इश्यूज क्या हैं। सिर्फ प्रोपेगेंडे के जरिए, सिर्फ बंदूक के जरिए इस मामला को हल नहीं किया जा सकता। रियासत को होश के नाखून लेने की जरूरत है। और जहां तक आपने अख्तर मेंगल साहब के जो है सवाल का किया, तो वो भी यही है कि इस वक्त अब भी मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान में लोग बात करने के लिए तैयार हैं, बलूचिस्तान में डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त लोग अपने पीसफुल राइट्स के लिए निकले हैं और वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इन मामलात को हल करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये इसी तरीके से, अगर जंगल का कानून बनाया गया, इसी तरीके से लोगों को गायब किया गया, इसी तरह तरीके से पुरअमन आवाजों को दबाकर उनको जेलों में डाला गया, तो मैं नहीं समझती हूँ कि आने वाले वक्तों में कोई बात करने के लिए तैयार होगी। तो लिहाजा अगर बलूचिस्तान के मामले में वाकई रियासत की तरफ से संजीदगी है, वो इस मामलात को हल करने की या सुलझाने की कोशिश में है, तो उन लोगों से आए, बात करें। बलूचिस्तान के इश्यूज को एक्नॉलेज करने की जरूरत है। बलूचिस्तान में सिर्फ बलूचिस्तान का मसला वाहिद वो मसला नहीं है जो पहाड़ों में बैठे हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त हर एक घर, हर एक इलाका जो है वो सफर कर रही है, हर गांव में लोग सफर कर रहे हैं। आप जाएं लोगों के पास, लोगों के सफरिंग्स को देखें। आप मुझे इस बात पे कैद नहीं करें कि मैं कहती हूँ लोग सफर कर रहे हैं, लोग रियासती जबर का शिकार हैं, लोग जो है अपने फंडामेंटल राइट्स उनके लिए जा चुके हैं। आप खुद जाएं बलूचिस्तान में, आप खुद बलूचिस्तान के लोगों को देखें, आप खुद उनकी जो है नैरेटिव को सुने। तो इस चीज को जरूरत है। आप सिर्फ उन आवाजों को जो कि इन इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं, उन आवाजों को दबाने से आप बलूचिस्तान के मसले को हल नहीं कर सकते, बल्कि इस मसले को मजीद बिगाड़ रहे हैं, बल्कि इस मसले को उस नहज पर लेके जा रहे हैं कि जहां आज बात करने के लिए लोग तैयार हैं, जहां पर आज पीसफुली प्रोटेस्ट हो रही है, जहां पर आज लोग पीसफुली अपने राइट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। आप इन हालात को वहां पर नहीं लेके जाएं जहां पर कल कोई आपसे बात करने के लिए भी तैयार ना हो। अल्लाह ताला रहम करे ऐसी सूरत हाल ना। वन लास्ट क्वेश्चन मुख्तसरन, समी बलोच साहब, आप एक एक्टिविस्ट हैं और ज़ाहिर है इस्लामाबाद में भी आप आई थी, आपने यहाँ पर भी आकर आवाजें लगाई थी कि कोई हमें सुने। वन लास्ट क्वेश्चन ये बताएं कि क्या आपको ये डर है कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे आपको भी मिसिंग किया जा सकता है? देखिए ये सिर्फ एक तशवीश नहीं है। माजी में भी मुझे जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है। मैं खुद जबरी तौर पर गुमशुदा रही हूँ। और अभी ये गिरफ्तारियां हो, जेलों में डालना हो या जबरी तौर पर गुमशुदगियां हो, हम इन चीजों से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। हम इस वक्त जिस इंसाफ की, जिस हकूक की जंग लड़ रहे हैं, इसमें हमें इस चीज का पूरी तरीके से अंदेशा है और कि हमें उठा लिया जाएगा, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बल्कि ये नहीं है कि हो जाएगा, हमारे साथ हुआ है माजी में, एक दफा नहीं कई दफा हमें गिरफ्तार किया गया है। हालिया दिनों में मुझे जेल में डाला गया है, मुख्तलिफ तरीकों से हमें हरासमेंट का, हमें सर्विलेंस का सामना है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनको हम फेस करते हुए आ रहे हैं। लेकिन हमने एक बात बारहा कहा है कि हम पीसफुल लोग हैं। रियासत की ये जिम्मेदारी है, अवलीन जिम्मेदारी है कि जो पीसफुली बात करने के लिए आपसे तैयार हैं, जो इन इश्यूज को, जो वाकई विक्टिम है, जो डायरेक्ट विक्टिम है, आप उनसे जाके बात करें। आप कहते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों को कैश करने के लिए, बलूचिस्तान के लोगों को
यहाँ पर जो है हालात को खराब करने के लिए लोग रोल प्ले कर रहे हैं। हम तो डायरेक्ट विक्टिम्स हैं। आप आए, आप बलूचिस्तान में इस वक्त बीवाईसी की जो क़यादत है वो खुद सबके सब डायरेक्ट विक्टिम्स हैं। आप उनसे आके बात करें। तो बलूचिस्तान में इस वक्त जो भी हकूक की जंग लड़ रही है वो ऐसे लोग नहीं है जो बाहर से आए हैं या किसी खलाई दुनिया से आए हैं। वो सब इसी बलूचिस्तान में रहे हैं, इसी बलूचिस्तान में उन्होंने हालात देखी है, जंग देखी है, और वो इन्हीं हालात में बड़े हैं। आज उन्होंने वो रियासती जबर अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद हम आज भी इस मुल्क की आइन और कानून के दायरे कार में रहते हुए हम कह रहे हैं कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। हमारा एक ही मौक़िफ़ है, आप इसको एजेंडा कहेंगे, आप इसको जो कुछ कहेंगे, एक बाहर मुल्कों की प्रॉक्सी कहेंगे, जो कुछ कहेंगे, हम सिर्फ ये बात कहेंगे कि हमारा एक ही मकसद है कि बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं वो खत्म हो। इस वक्त भी 2 दिन पहले मशके, एक छोटा गांव है जो मेरा अपना गांव है, उसमें 3 लाशें मिली हैं। उससे 2 दिन पहले 4 लाशें मिली हैं, और उससे एक हफ्ता पहले मजीद 4 लाशें मिली हैं, जो कि एक ही फैमिली के लोग हैं। 11 लोगों को पहले, 1 महीने पहले उनको जबरी तौर पर गायब किया गया, उनके घरों के अंदर से उनके लवाहिकीन के सामने उनको उठाया गया। पहले 4 लोगों को मारा, उनको उनकी लाशें फेंक दी गई। फिर जो बचे हुए लोग थे उनके हवाले से बाजार में इश्तिहार लगाया गया कि ये लोग हमसे फरार हो गए हैं, उन जो है आर्मी कैंप से निकलकर भाग गए हैं, और अगले 1 हफ्ते के बाद से दोबारा उनकी लाशें मिली हैं। तो आप खुद सोचें, जब इस तरीके के वाकयात होंगे तो क्या ये शोरिश पैदा नहीं होगी? क्या नफरतें नहीं बढ़ेंगी? क्या बेएतमादियां नहीं बढ़ेंगी? तो लिहाजा इन चीजों को समझने की, और जो एक बेसिक चीज है कि रूल ऑफ लॉ, आपको लोगों को मारना है, आप कम से कम आइन और कानून के तरीकेकार को इस्तेमाल करके आप लोगों को लेके आए, अदालतों में पेश करें। अगर उनके खिलाफ कोई भी चीज साबित होती है तो आप लोगों को आपको जो भी सजा देनी है, किसी को कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ये जो एक बेचैनी, ये जो एक बदअमनी बलूचिस्तान में आई है, जो हम लोग खुद इस चीज के आई विटनेस हैं, हम बचपन से इस चीज को फेस कर रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ यही है, हमारा मकसद यही है कि बलूचिस्तान में ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं ये खत्म हो। और इसी वजह से आज बलूच यकजहती कमेटी को इस पूरी क्रैकडाउन का सामना है। उसकी यही वजह है कि हम सिर्फ बलूचिस्तान में पीसफुली उन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के खिलाफ खड़े हैं। हम कहते हैं कि हम किसी भी इदारे को, किसी भी शख्स को इस चीज की इजाजत नहीं देंगे कि वो दिन दहाड़े या रात के किसी वक्त वो बगैर आइन और कानून के वो लोगों को मारे, उनको जाली मुकाबलों में या फिर उनको गिरफ्तार करके उनकी मसखशुदा लाशें फेंक दे। इस चीज का हक ना इस मुल्क की रियासत की आइन और कानून देती है, और ना ही कोई शहरी, कि ये किसी का कोई किसी भी इदारे को इस चीज की राइट नहीं है कि वो किसी भी शख्स को दिन दहाड़े उठाकर गायब करे और फिर उसकी मसखशुदा लाश फेंके। समीर गोच साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम, थैंक यू।